हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 15 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 12 नवंबर 2022 की क्लास का रिवीजन करेंगे और इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस या लल्लन टॉप क्वेश्चंस जो थे उन सभी का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं इस क्लास का 2 या 3 दिन के बाद में रिवीजन करवाता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज डेट क्या है, आज डेट है 15 नवंबर और 15 नवंबर की क्लास में आपको मैं जो रिवीजन करवा रहा हूँ वह 12 नवंबर 2022 की क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ। तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि 3 दिन के बाद में रिवीजन इसका इसलिए करवाता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल सके कि जो आपने 3 दिन पहले पढ़ा था उसमें से कितना क्वेश्चंस आपको याद रहा है और कितना क्वेश्चंस याद नहीं रहा है। तो ये रिवीजन के उद्देश्य से क्लास करवाई जाती है। अगर ये हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा और वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों जो आज का अपना पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है यह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा जाएगा तो बताएंगे 11 नवंबर, लेकिन अगर पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कहेंगे कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। दो प्रश्न आपको यहाँ से याद रखने हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं 11 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं 24 जनवरी को। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात की जाए कि ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। बात की जाए अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की तो यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1992 में, यानी कि 1992 में। और इन्हीं के द्वारा आईआईटी, सीएसआईआर, यूजीसी और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है कि आईआईटी की स्थापना, सीएसआईआर की स्थापना, यूजीसी की स्थापना और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, इन चारों चीज़ों की स्थापना किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अब बात आई है ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहे थे, तो इसको मनाए जाने की घोषणा कब हुई थी, इसको मनाए जाने की घोषणा जो हुई थी वह वर्ष 2008 में हुई थी। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम जो है इसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है NEP 2020 से, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 है यह कौन सी समिति की सिफारिश पर लाई गई है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लाया गया है। बात की जाए वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और पहले शिक्षा मंत्री हमने आपको अभी बताया कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। अगर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा जाएगा तो कहेंगे 8 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। बात की जाए साक्षरता 2011 की जनगणना की, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार। दो पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। जब पूछा जाए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के मामले में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो जवाब देना है केरल। और न्यूनतम साक्षरता वाला अगर राज्य पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, बिहार। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। एक पुस्तक किससे संबंधित है, ये जो पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत रत्न पाने वाले जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर शिक्षा का अधिकार से संबंधित। जो शिक्षा का अधिकार है इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था और यह हमारा 11वां मूल कर्तव्य भी है। पूछा जाए कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, शिक्षा का अधिकार है। इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया,
इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और शिक्षा का जो अधिकार है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 21A में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 संबंधित है वालोंग मेला से। वालोंग मेला जो है 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? वालोंग मेला 2022 का जो आयोजन है यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो जवाब देना है कि वालोंग मेला 2022 का जो आयोजन है वह भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और कुछ इंपॉर्टेंट मेले देखेंगे अब। जैसे कि पहला यहाँ लिखा है कि अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। पूछा जाए असम के किस मंदिर में, तो जवाब देना है असम के कामाख्या माता मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लोसांग फेस्टिवल जो है यह सिक्किम में मनाया जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। और सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, ये जो सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, और यह किबिथु किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ दिया गया है सिग्मो फेस्टिवल के बारे में। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। चाप चारकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 4 स्टार ईट राइट स्टेशन वाला परमाणन वाला स्टेशन कौन सा बना है? अभी हाल ही में 4 स्टार ईट राइट स्टेशन परमाणन वाला एक स्टेशन घोषित किया गया है। उस स्टेशन का नाम है भोपाल रेलवे स्टेशन। तो आपको ये याद रखना है कि 4 स्टार ईट राइट स्टेशन परमाणन वाला स्टेशन कौन सा बना है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन बना है। इससे संबंधित पॉइंट अगर पूछा जाएगा कि ये जो प्रमाण है किसके द्वारा दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? ये सर्टिफिकेशन फसाई के द्वारा दिया जाता है। अगर फसाई का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो बताएंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्रमाण किसके द्वारा दिया जाता है? फसाई के द्वारा दिया जाता है। फसाई की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर फसाई की स्थापना पूछी जाएगी तो फसाई की स्थापना 2006 के अधिनियम के द्वारा 2008 में हुई थी। अधिनियम पूछा जाएगा तो 2006, स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच कितने हैं? भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच कितने हैं? तो ये हैं कितने? 12 हैं। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? ये कोपनहेगन की संस्था यानी कि डेनमार्क की संस्था के द्वारा दिया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाला पहला बीच पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? गोल्डन बीच। गोल्डन बीच कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के पुरी में पड़ता है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर पूछा जाए नवीनतम बीच, ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड वाला नवीनतम बीच कौन सा है? मिनी कॉय और थुंडी द्वीप। कौन कौन सा है? मिनी कॉय बीच और थुंडी बीच, ये हैं नवीनतम बीच। और पहला पूछा जाएगा तो पहला हो जाएगा गोल्डन बीच, जो कि कहाँ पड़ता है? पुरी में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में स्थापित किया गया है। इंदौर शहर किस राज्य में पड़ता है? इंदौर शहर जो है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? पूछा जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो जवाब देना है कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अगर बात की जाए ओंकारेश्वर बांध की, तो ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहाँ से आपको नर्मदा नदी से संबंधित 2 पॉइंट याद रखने हैं कि नर्मदा नदी पर ही ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का हाल ही में किसे चुना गया है? देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और यहाँ से ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जवाब देना है रमेश केजरीवाल को। हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमेश केजरीवाल को चुना गया है।
ये तो हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब इससे संबंधित चीज़ें देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस या कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट दिया गया है कि रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फर का उपयोग किया जाता है। और सल्फर को ही क्या कहते हैं, सल्फर को ही गंधक भी कहा जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में सल्फर नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में गंधक मिल जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फर या फिर गंधक। तो इन चीज़ों का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। जवाब देना है सतीश पाई को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो बताना है कि सतीश पाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रबड़ किसका बहुलक है। रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग करते हैं, सल्फर या फिर गंधक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कौन बने हैं, कल्याण चौबे बने हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, दिलीप तिर्की बने हैं। 2 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष तो कल्याण चौबे, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो दिलीप तिर्की। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर इसी प्रकार से रोज़ सुबह 6 बजे ये वीडियो करवाई जाती है। बहुत अच्छा रिवीजन यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है तासी गंग से संबंधित। ये तासी गंग से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि तासी गंग नामक स्थान किस राज्य में पड़ता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर पूछा जाए तासी गंग नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो जवाब देना है लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो तासी गंग नामक स्थान है वह लाहौल स्पीति जिला के किस संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। तो बताना है मंडी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, इसके बारे में इतना पूछा क्यों जाएगा, इसके बारे में इतना सब कुछ इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो तासी गंग नामक स्थान है यह दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र है। तो तासी गंग से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तासी गंग से संबंधित यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र कौन सा है, तासी गंग। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अगर ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र स्थित है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 15,256 फीट है। ये दूसरा प्रश्न। मीटर में पूछा जाएगा तो 4,650 इसकी ऊंचाई है। ये तीसरा प्रश्न। पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। चौथा प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, लाहौल स्पीति जिले में है। पांचवा प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के कौन से संसदीय क्षेत्र में है, मंडी संसदीय क्षेत्र में है। छठा प्रश्न। तो तासी गंग से संबंधित 6 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इससे संबंधित पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। जवाब देना है रमा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। एक होता है अध्यक्ष और 2 होते हैं अन्य सदस्य। और इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया है। आरोहण 4.0 का जो आयोजन है यह शिमला में किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि आरोहण 4.0 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो जवाब देना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो पूछा गया है कि आज़ाद भारत के जो पहले मतदाता थे उनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। आप उनका नाम बताइए। तो आज़ाद भारत के जो पहले मतदाता थे उनका नाम है श्याम शरण नेगी और इनका हाल ही में हो गया है निधन, इसलिए ये नाम हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो ये नाम आपको कतई नहीं भूलना है। क्या याद रखना है, श्याम शरण नेगी जो थे यह आज़ाद भारत के पहले मतदाता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 संबंधित है वीरांगना सेवा केंद्र से। वीरांगना सेवा केंद्र से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। पूछा जाएगा कि वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो जवाब देना है कि वीरांगना सेवा केंद्र की जो शुरुआत है यह भारतीय सेना के द्वारा की गई है। अगर पूछा जाए कि वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा कब की गई है, तब बताना है कि 10 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो जवाब देना है नई दिल्ली में की गई है। ये जो वीरांगना सेवा केंद्र है इसको खोले जाने की उद्देश्य क्या है, इसको खोले जाने का कारण क्या है, तो इसका कारण है कि वीर नारियों के कल्याण के लिए और जो उनकी शिकायतें हैं उनका त्वरित समाधान के लिए ये वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। तो यहाँ से ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब इससे संबंधित कुछ दिवस देख लेते हैं। भारतीय थल सेना दिवस पूछा जाए तो कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। नौसेना दिवस पूछा जाए तो कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस पूछा जाए तो कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। तीनों दिवस इम्पोर्टेंट दिवस हैं, इसलिए आपको इन्हें याद रखना। सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। इससे संबंधित पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पहला पॉइंट दिया गया है कि हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र का स्थापित कहाँ किया गया है। हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र को कहाँ स्थापित किया गया है, जवाब देना है राजस्थान के जैसलमेर में। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो जवाब देना है अडानी ग्रुप के द्वारा। वर्तमान समय में सीडीएस कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान है। यह कौन से नंबर के हैं, यह दूसरे नंबर के हैं। तो पहले नंबर के कौन थे, पहले नंबर के थे जनरल बिपिन रावत जी। कौन थे, जनरल बिपिन रावत जी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वर्तमान समय के सीडीएस पूछे जाएंगे तो बताना है अनिल चौहान, और पहले नंबर के सीडीएस पूछे जाएंगे तो जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सेना के जो कमांडर ऑफ चीफ होते हैं वो कौन होते हैं, तो सेना के कमांडर ऑफ चीफ होते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। अगर आपसे पूछे कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है यह किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 संबंधित है वंदे भारत ट्रेन से। किससे संबंधित है, वंदे भारत ट्रेन से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है, दक्षिण भारत की जो पहले वंदे भारत ट्रेन है वह कहाँ से कहाँ तक चलेगी। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत जो ट्रेन है वह चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई जाएगी, और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में 11 नवंबर 2022 को हुई है। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, देखिए भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन पूछी जाएगी तो बताना है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। और दक्षिण भारत की अगर वंदे भारत पहली ट्रेन पूछी जाएगी तो चेन्नई और मैसूर के बीच। और भारत की दूसरी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली और कटरा के बीच चलती। कटरा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन, तो यह नई दिल्ली और ऊना के बीच चलती है। ऊना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ बात आई है चेन्नई और मैसूर की, तो चेन्नई से संबंधित आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ है। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ है। सेकंड बात आई है यहाँ पर मैसूर की, तो मैसूर की स्थापना किसने की थी, मैसूर की स्थापना की थी हैदर अली ने। मैसूर की स्थापना किसने की थी, हैदर अली ने की थी। अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि रेल बजट और आम बजट को कौन सी समिति की सिफारिश पर एक ही में मिला दिया गया, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब इन्हें एक ही में मिला दिया गया। तो रेल बजट और आम बजट को एक ही समिति में, एक ही में कौन सी समिति की सिफारिश पर मिलाया गया, तो जवाब देना है विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर।
अगर पूछा जाए कि रेल बजट और आम बजट को कौन सी समिति की सिफारिश पर अलग अलग किया गया था, तो इसका जवाब देना है एकवर्थ समिति की सिफारिश पर इन्हें अलग अलग किया गया था। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी से संबंधित। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का शुभारंभ कब किया गया है? 11 नवंबर 2022 को। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका शुभारंभ किया गया है। इस स्टैचू की ऊंचाई कितनी है? इस स्टैचू की ऊंचाई है 108 फीट। कितनी है? 108 फीट। ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, यह किसकी स्टैचू है अगर पूछा जाए तो ये नादप्रथ केम्पेगौड़ा की है। और ये नादप्रथ केम्पेगौड़ा कौन थे? बेंगलुरु के संस्थापक थे। तो यहाँ से संबंधित स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी से संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, शुभारंभ कब हुआ? 11 नवंबर 2022 को। दूसरा क्वेश्चन, शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तीसरा क्वेश्चन, शुभारंभ कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। चौथा क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है? नादप्रथ केम्पेगौड़ा की है। नादप्रथ केम्पेगौड़ा कौन थे? बेंगलुरु के संस्थापक थे। अगर बात की जाए यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात के केवड़िया में है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है। और स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है हैदराबाद में और यह संत रामानुजाचार्य की स्टैचू है। किसकी स्टैचू है? संत रामानुजाचार्य की। तो ये तीनों स्टैचू आपको याद रखनी है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। सभी के सभी आपको याद रखने हैं। यूनिटी पूछा जाएगा तो केवड़िया, इक्वेलिटी पूछा जाएगा तो हैदराबाद और प्रॉस्पेरिटी पूछा जाएगा तो बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है कि भगवान शिव की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है कौन सी है? इसका नाम है विश्वास स्वरूपम। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? राजस्थान के राजसमंद में इसका शुभारंभ किया गया है। आपको मैं यहाँ से एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप बताना कि जो विश्वास स्वरूपम की ऊंचाई है वह कितनी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैचू ऑफ नॉलेज से। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज है। अगर पूछा जाए यह किसकी स्टैचू है तो बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू है। और बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का अगर गठन पूछा जाएगा तो कब बताएंगे? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहते हैं और बेंगलुरु को ही बगीचों का शहर भी कहा जाता है। तो बेंगलुरु से 2 पॉइंट याद रखने हैं। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। अगर पूछा जाए कि यह सिलिकॉन वैली नामक स्थान कहाँ है? यह यूएसए में है। कहाँ है? ये यूएसए में है। प्रारूप समिति का गठन हमने बता ही दिया 29 अगस्त 1947 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो इसका जवाब देना है झारखंड में। इससे पहले कभी एक केस आया था 1992 में, उसमें जो आरक्षण की सीमा है कितनी तय की गई थी? आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी। अगर पूछा जाए कि आरक्षण की सीमा जो 50% है कौन से केस में तय की गई थी, तो जवाब देना है इंदिरा साहनी केस में। ये इंदिरा साहनी केस किस वर्ष से संबंधित है? 1992 से संबंधित है। इससे संबंधित झारखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो जो बोकारो स्टील प्लांट है कहाँ है? बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। अगर पूछा जाए कि बोकारो स्टील प्लांट को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, तो जवाब देना है कि इसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट को कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? जवाब देना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में है। किस देश की मदद से स्थापित किया गया? रूस की मदद से स्थापित किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो जवाब देना है कि जो जमशेदपुर है वह सुवर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुई थी। टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। सारथी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। सारथी योजना झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है और यह फ्री कोचिंग से संबंधित है। फ्री कोचिंग से संबंधित दो योजनाएं आपको और याद रखनी है। फ्री कोचिंग से संबंधित राजस्थान की एक योजना है अनुप्रीति योजना। तो याद रखना है अनुप्रीति योजना फ्री कोचिंग से संबंधित है और यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना चलाई जा रही है और यह फ्री कोचिंग से संबंधित है। तो फ्री कोचिंग से संबंधित आपको 3 योजनाएं याद रखनी। पहली योजना सारथी योजना जो झारखंड के द्वारा है, दूसरी योजना अनुप्रीति योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई, तीसरी योजना अभ्युदय योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है 103वां संविधान संशोधन से संबंधित। ये जो 103वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, यह EWS से संबंधित है। किससे संबंधित है, EWS से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में। अगर पूछा जाए इसका आयोजन कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है तो जवाब देना है जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा। जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री कौन है तो जवाब देना है सर्बानंद सोनोवाल। देखो जहाज रानी मंत्री पूछा जाए या फिर आयुष मंत्री पूछा जाए तो जवाब देना है कि जहाज रानी मंत्री या फिर आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल हैं। अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया है तो जवाब देना है 11 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूछा गया है कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। कहाँ से, झारखंड के रांची से। आयुष्मान भारत योजना में क्या प्रावधान है, 5 लाख रुपए प्रति परिवार को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। SCO की सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है, वाराणसी को बनाया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहाँ से शुरू की गई है, वाराणसी से शुरू की गई है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब लास्ट पॉइंट बचता है कि कौन से वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो आसियान भारत मैत्री वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, वर्ष 2022 को घोषित किया गया है। क्योंकि आसियान भारत जो संबंध है कब शुरू हुए थे, 1992 में शुरू हुए थे और अब इनके 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन और ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की या इससे पहले जो क्लासेस करवाई जा चुकी हैं उन सभी क्लासेस की आप PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।